नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में प्रदूषित हवा आम जनजीवन को काफ़ी अस्त व्यस्त करे हुए है। लोग परेशान हैं। ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश का भी है। ज़्यादा बुरा हाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। देखिए हमारे सहयोगी मेहर पांडे और आलोक पांडे की ये रिपोर्ट। ऊपर धुंध की मोटी परत और नीचे यमुना की सतह पर जहरीला झाग, ये दिल्ली में यमुना का नजारा है। ये दरअसल पिछली और मौजूदा सरकारों की साझा पर्यावरणीय विफलता है। यमुना पर तैरता ये सफेद फोम जहरीला है, लेकिन जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें लोग छठ पूजा के लिए उतर रहे हैं। लेकिन चौतरफा आलोचना के बावजूद और अखबारों चैनलों की सुर्खियों के बाद भी कहीं कोई सुधार नहीं है। पराली जलाने के मामले बीते 11 दिनों में 42,000 के पार चले गए हैं। ये 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। धुंध में इतना योगदान बड़ा है, लेकिन इस साल पंजाब में पराली को लेकर एक भी एफआईआर नहीं है, जबकि 2 साल में 1700 से ज्यादा एफआईआर हुई थी। असल में चुनाव में बस 3 महीने बाकी हैं और सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सरकार ने ना सानू हो दिता है। पराली प्रबंधन में हमारी मदद करने के बजाय सरकार हम पर कानूनी कार्रवाई करने, जेल भेजने और करोड़ों का जुर्माना लगाने की धमकी दे रही है। अगर हम करोड़पति होते तो पराली न जलाते। सबसे बुरा प्रदूषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश झेल रहा है। देश के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 8 यहीं के हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में लगातार 8वें दिन बहुत ज्यादा प्रदूषण रहा। प्रदूषण का ये स्तर स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक है और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उन पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है, जैसे पास के हापुड़ में रहने वाले परविंदर सिंह पर, जिन्हें अस्थमा है। जब से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है हापुड़ के आसपास, तो उसके बाद जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और डॉक्टर ने भी सुबह शाम निकलने के लिए मना कर दिया घर से बाहर। यूपी प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी और डॉक्टर इसे दिवाली का असर बताते हैं। अभी ये दिवाली का त्यौहार निकल के गया है, तो कुछ प्रदूषण तो बढ़ा ही है, उसमें ठंड भी बढ़ रही है, तो ये सांस के मरीजों की दिक्कत काफ़ी बढ़ गई है। सांस के मरीजों का नंबर अस्पताल में बढ़ गया है। सांस फूलने वाले काफ़ी मरीज आ रहे हैं। जो दिवाली के बाद जो इम्पैक्ट जो स्तर पहुंचा है, वो सब्सिडाइज धीरे धीरे नहीं हो रहा है। उसका रीज़न एक क्लाइमेट की कंडीशंस हैं। प्रदूषण की समस्या पिछले तमाम वर्षों में विकराल होती चली गई है। इसकी सबसे ज्यादा कीमत आम लोग ही चुकाते रहे हैं। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ दिल्ली से मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल और डीजल के दामों से तो लोग परेशान हैं ही साथ खाने के तेल भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि गाजियाबाद में एक विशेष योजना के तहत खाने का तेल 20 रुपए लीटर सस्ता दिया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की गाजियाबाद से ये रिपोर्ट। सरसों का तेल 175 रुपए लीटर, रिफाइंड सोयाबीन तेल 135 रुपए लीटर। गाजियाबाद प्रशासन ने खाने के तेल के थोक कारोबारियों के साथ मिलकर आम लोगों को सस्ता तेल मुहैया कराने की ये योजना शुरू की है। 1 लीटर ले क्या कितना भी लगेगा 175 रुपए। गवर्नमेंट ने पहले ही इसको कम कर रखा है। जबकि आम दुकानों पर इस समय सरसों का तेल 195 रुपए और रिफाइंड सोयाबीन तेल 155 रुपए लीटर बिक रहा है। गाजियाबाद की किराना मंडी में हितकारी स्टोर समेत जिन 14 दुकानों पर ये 20 रुपए लीटर सस्ता खाने का तेल मिल रहा है, लोग उसके बारे में पता करके तुरंत खरीदने पहुंच रहे हैं। हाँ, बहुत प्रश्न है। इतना महंगा है, तभी तो हम इतना दूर चल के आए। यहाँ से कितनी दूर होगा? यहाँ से है करीब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर आप लेने आए, जबकि आपके घर के आसपास तो तेल मिलता ही है। हाँ, तो मिलता है, तो वहाँ 210 रुपए का मिल रहा है, यहाँ 175 का है, तो 35 उसके हिसाब से सेविंग है हमारी। पहले हम 200 करीब ले जाते थे, पौने 200 का मिला, 25 रुपये फायदा है हमें। तो जहाँ 10 बचेंगे वो ये फायदेमंद होएगा ना। 20 रुपए लीटर सस्ता खाने का तेल बड़ी बात है, इसलिए योजना शुरू होने से पहले ही डिमांड आने लगी। ये बहुत अच्छी पहल है और जैसे मीडिया ने इसे बहुत अच्छी तरह से कवर करा है, तो लोग टूट के पड़ रहे हैं जी, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, टूट के पड़ रहे हैं। किसी वजह से आज हम लेट हो गए काउंटर लगाने में, स्टाफ हमारे पास शॉर्ट था छठ पूजा की वजह से, तो लोग हमसे पहले पहुँचे खड़े थे कि आपका नाम आया जी, आप हमें सस्ते रेटों में रिफाइंड दीजिए।
लोग हमसे पहले खड़े थे और हमारी तैयारी उस हिसाब से हम कहेंगे पीछे थे। तेल सप्लाई करने वाले थोक कारोबारियों का कहना है कि लोग ब्रांड के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि लगभग थोक रेट पर अच्छी क्वालिटी का ही तेल मुहैया कराया जा रहा है। हमारा मेन ध्येय ये है कि इसमें महंगाई जो है लोगों को सस्ता माल मिले, तो इसलिए हम उच्च क्वालिटी का माल दे रहे हैं। सरसों तेल में भी हम एगमार्क ग्रेड का माल दे रहे हैं 175 रुपये में। हम कच्ची घानी दे रहे हैं, पक्की घानी नहीं दे रहे हैं। सोयाबीन भी हम अच्छी कंपनी का दे रहे हैं, जैसे रुचि सोया का है ये। पाम ऑयल भी दे रहे हैं। तो हमारा निरंतर प्रयास ये रहेगा शासन का, प्रशासन का सहयोग करके जनता को कम रेट पे माल उपलब्ध कराएं। हालांकि केंद्र सरकार के उठाए कुछ कदमों के बाद खाने के तेल के दाम कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन दाम अब भी बहुत ज्यादा हैं। दो बातें हैं। पहली ये कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब होलसेल में दाम बढ़ते हैं तो लगभग उसी तेज़ी के साथ रिटेल में भी दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन जब होलसेल में दाम कम होते हैं तो उस तेज़ी के साथ रिटेल में दाम कम होते हुए नहीं दिखाई देते। और दूसरा, गाजियाबाद प्रशासन को लगता है कि खाने के तेल के होलसेल के दाम और रिटेल के दामों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए रिटेलर्स पर दबाव बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। गाजियाबाद से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। यूपी सरकार ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया है। कफील खान पर विभागीय जांच बैठाई गई थी। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत हुई थी इस मामले में। हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए, और वो इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि क्यों और कैसे डॉक्टर कफील खान उत्तर प्रदेश सरकार की आंखों में किरकिरी बने हुए। 63 बच्चों के माँ बाप आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। जो असली कातिल हैं, इस गुनाहगार हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत के मामले में उन्हें बर्खास्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मामला कोर्ट में है, लिहाजा बर्खास्तगी का ऑर्डर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन कफील खान अब एक नई कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। फाइट फॉर जस्टिस मस्ट गो ऑन। मुझे न्यायालय पे भरोसा है, और जिस टाइम भी मुझे फॉर्मल ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, उसी दिन मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करूंगा। डॉक्टर कफील खान 2017 में BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत के बाद सुर्खियों में आए। पहले ये बात सामने आई कि इस संकट के दौरान डॉक्टर कफील खान ने निजी तौर पर ऑक्सीजन जुटाने की काफी कोशिश की, लेकिन बीते 4 साल से डॉक्टर कफील खान पर एक के बाद एक मामले दर्ज हुए। BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के मामले में कफील खान समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ और निलंबित हुए। 15 अप्रैल 2019 में कफील खान को जांच अधिकारी ने निर्दोष माना। 24 फरवरी 2020 को दोबारा विभागीय जांच का आदेश वापस ले लिया गया। 2019 में CAA प्रदर्शन के दौरान कफील खान पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में हाई कोर्ट से कफील खान को राहत मिली। पहले वो मीडिया में हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं और स्थानीय अखबार ने कफील खान के ऊपर में खबर छापी कि कफील खान ने जब ऑक्सीजन की कमी से बच्चे तड़प रहे थे तो उस वक्त कफील खान ने अपने स्तर पर निजी तौर पर तमाम सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर का बंदोबस्त किया और कई सारे बच्चों की उन्होंने जान बचाई। इस खबर के छपने के बाद में जब वहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो उसके बाद में फिर सीन एकदम से उलट जाता है और डॉक्टर कफील खान समेत 8 लोगों के खिलाफ में विभागीय कार्रवाई की जाती है और उनके ऊपर में मुकदमा दर्ज किया जाता है। कफील खान जहां उत्तर प्रदेश सरकार के आंखों की किरकिरी बने हैं, वहीं विपक्षी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती दिख रही हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि कफील खान पर कार्रवाई दुर्भावनाग्रस्त है। नई दिल्ली से रविशंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। का समय आ गया है, सिर्फ 4 महीने की बात है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस कस्टडी में मारे गए अल्ताफ के पिता चांद मियां का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें CO साहब ने कागज़ पर साइन करने के लिए कहा तो उन्होंने कर दिया, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। दरअसल कल रात अल्ताफ के पिता के एक समझौते पत्र पर साइन करने की बात सामने आई थी, जिसमें लिखा था कि उनके पुत्र अल्ताफ ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली और उनको पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं है, ना ही वो कार्रवाई करना चाहते हैं।
मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, कागज में क्या लिखा है क्या नहीं। मुझसे साइन करने के लिए सीओ साहब ने कहा, मैंने साइन कर दिया। बच्चा मैंने सही सलामत जो पुलिस वालों को दिया था। पंडित के जो लड़के ने, जो चौकी से मुझे धमकी दी गई थी कि सच सच बता दे और नहीं तेरे बच्चे का मैं सर काट दूंगा मैं। तो उन्होंने वो जो कहा उन्होंने और करके दिखा दिया। मैं चाहता हूँ मेरे लिए इंसाफ मिले पुलिस शासन के मौजूदगी में, और ये मेरे बच्चे का सहारा काम। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज उनकी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थी, जहां पर हमने उनसे खास बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि प्रियंका गांधी पर उनका क्या कहना है और जो योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा वापस से उठाया है, उस पर उनकी क्या राय है। आइए सुनते हैं। मुजफ्फरनगर कितना सिग्निफिकेंट है? आप यहाँ पर पहुंचे हैं, 2 दिन पहले कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे योगी जी, उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया। देखिए, सवाल अगर ये उठाया जाए मुजफ्फरनगर में, ये चौधरी साहब की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि और किसान बेल्ट है। ये किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, आज सवाल किसान की आय का है। किसान के 3 काले कानून जो दिल्ली ने पास किए पार्लियामेंट में, वो ख़त्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी पर कोई जवाब नहीं है। डीजल और पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, इसीलिए तमाम ये पलायन के शब्द उठ रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा पलायन अगर हुआ है तो मुख्यमंत्री जी का खुद हुआ है, और मुख्यमंत्री जी का अगर पलायन न होता उत्तर प्रदेश में तो शायद 5 साल खुशहाली के उत्तर प्रदेश के होते। ये मुख्यमंत्री जी हैं, इनका नाम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं, बड़े पैमाने पे नेताओं ने संघर्ष किया, खून पसीना बहाया, तब भारतीय जनता पार्टी बनी। उन सबको ओवरटेक करके न जाने कहाँ से काला चश्मा लगा के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली। प्रियंका गांधी जी से एयरपोर्ट पे आपकी मुलाकात हुई थी, बातचीत को लेकर उन्होंने सार्वजनिक बोला, क्या अब कांग्रेस और आपके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है? लगातार वो आपको अपनी स्पीचेस में भी टारगेट करती हैं। उन्होंने बोला आपको कि ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में क्लेम किया है कि आपने उनकी पार्टी के कायरों को ज्वाइन करा लिया। उस पर मुझे पता है आप नहीं बोलते हैं, आपने पहले कहा है कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, जो पब्लिक प्लेस है उसमें किसी की पाबंदी नहीं है, कोई किसी से भी मिल सकता है, टकरा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तय हो गई है। जहाँ तक कायर का सवाल है, कांग्रेसी जो असली होता है वो कायर नहीं होता। असली कांग्रेसी कभी कायर नहीं होता है। और असली कांग्रेसी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन मुकाबला कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है, विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है। आखिरकार जो दूसरे दल हैं जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी या और कोई दल हैं, वो किसके साथ खड़े हैं? 100 साल पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत से चोरी हो गई थी, इसे अब वापस भारत ले आया गया है। 15 नवंबर को एक बार फिर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में पुनर्स्थापित किया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को लेकर के सियासत कर रही है? देखिए इस रिपोर्ट। मंत्रोच्चारण के साथ आधुनिक कला केंद्र में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के लिए पूजा अर्चना शुरू हुई। अन्नपूर्णा की मूर्ति देने के लिए मंच पर करीब 15 केंद्रीय मंत्री और मूर्ति लेने के लिए उत्तर प्रदेश से करीब आधा दर्जन मंत्रियों का लाव लश्कर मंच पर मौजूद रहा। इस दौरान भाषण देने वाले मंत्रियों ने मूर्ति को भारत में वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास से, निर्णय से, केरला सरकार से बातचीत करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारीगण लगातार बहुत सालों से काम करते हुए आज संपन्न हुआ है। वो भारत फिर अपने धरती पर अन्नपूर्णा माता जी मूर्ति का लाए गए। मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर से 1913 में चोरी हो गई थी। अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो 1913 में काशी से चोरी हो गई थी और चोरी होने के बाद में एक
जो कनाडा के मैकेंजी थे उनको उस मूर्ति को बेच दी गई और उसके बाद में कनाडा के सरकार से आधिकारिक तौर पर यह गुजारिश की गई कि स्वागत करने के लिए करके इस गौरव की अनुभूति पाने के लिए से जो है लालायित है और प्रत्येक व्यक्ति के जुबान पर एक ही शब्द है। तो उस आधिकारिक अनुरोध को जो है वो कनाडा सरकार ने माना और उसके बाद में इस 2014 के बाद से ही वो लाया गया है। लेकिन जानकार कहते हैं कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापना के बहाने बीजेपी सियासी फायदा भी उठाना चाहती है। यही वजह है कि अन्नपूर्णा की मूर्ति की झांकी 4 दिन तक कासगंज, मैनपुरी, कानपुर, बाराबंकी और अयोध्या जाएगी। फिर 15 नवंबर को काशी में खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मूर्ति की स्थापना करेंगे। झांकी निकलने के दौरान बीजेपी के जिला प्रभारी और मंत्रियों को भी मौजूद रहने को कहा गया है। भारत की 100 साल, हजारों साल पुरानी जो धरोहर है वो कई वर्षों से भारत के बाहर जाती रही और उसकी कोई पूछताछ करने वाला नहीं था। आज भारत को सही प्रधानमंत्री मिले तो चीजें वापस आ रही। देखिए, आंध्र प्रदेश में चुनाव नहीं है ना, हम आंध्र प्रदेश में भी वापस लेके जा रहे हैं, आपको दिखेगा। 2014 से मैम अभी तक काफी साल हो गए, तमाम सारी चीजें वापस आई, लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम हमने तो अभी तक नहीं देखा। आप एनडीटीवी से हैं इसलिए शायद नहीं देखा होगा। मंत्री जी इन सवालों को टाल गई, लेकिन 2014 से अब तक 42 मूर्तियां और धरोहरें विदेशों से भारत वापस आ चुकी हैं। पर इतने मंत्रियों की मौजूदगी में 4 दिन तक कानपुर से लेकर अयोध्या तक में झांकी शायद कभी नहीं निकाली गई। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है सिटी सेंटर में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चेन्नई के सड़कों में सिर्फ पानी ही पानी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ हारने के बाद उस समय भारतीय कप्तान विराट कोहली की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने किया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की मैनेजर ने शिकायत दी थी, जिस पर FIR दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि ये अभद्र टिप्पणी करने वाला शख्स IIT से पास आउट है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 23 साल के राम नागेश अकुबाथिनी ने हैदराबाद IIT में पढ़ाई की है और अमेरिका में मास्टर्स डिग्री के लिए जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अपनी हरकत की वजह से अब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। राम नागेश अकुबाथिनी पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की 10 महीने की बेटी को रेप की धमकी देने का आरोप है। सोमवार को हमारे पास विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा के मैनेजर आए और उन्होंने इसके बारे में अपनी FIR दर्ज करवाई। उनके FIR दर्ज करवाने के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन और तेज़ हुआ और कल हमने हैदराबाद से ये जो टेकी है इंजीनियर है IIT से, इसको हमने हैदराबाद में से हिरासत में लिया। आयुध कारखाने में काम करने वाले राम नागेश के पिता का कहना है बेटे ने गलती से धमकी दी थी। अननेसेसरी वो क्या बोलते मार्क बोले तो मार्क बोले तो वो क्या बोलता है वो टाइप किए तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ बोल के जब वो डिलीट किया कहते हैं। लोगों का कहना है कि राम नागेश एक मधुभाषी, मेहनती, पढ़ाई में होशियार और कम बोलने वाले जाने जाते थे, लेकिन ऑनलाइन पर अपनी असली पहचान को छिपाकर साइबर राक्षस की तरह वो जहर उगलने लगे। मुंबई पुलिस का कहना है कि राम नागेश ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कम से कम 3 ट्विटर हैंडल बना रखे थे। उनमें एक ऐसा नाम था जिससे पाकिस्तानी होने का आभास होता था। तो इस लड़के ने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह हाइड की थी। उसने एक लड़की के नाम से लड़की के फोटो से ट्विटर हैंडल निकाला था। राम नागेश ने जो अपराध किया है वो साबित होने पर उसे कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। इस बीच अदालत ने राम नागेश को 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राम नागेश ने सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक के दौरान धमकी दी और सो गया। सुबह जब नींद से जागा तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी घिनौनी हरकत से खुद का भविष्य तो चौपट किया ही, अपने परिवार को भी शर्मसार कर दिया है। हैदराबाद से उमा सुधीर और मुंबई से सौरव गुप्ता के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तमिलनाडु के कई इलाके भारी बारिश की चपेट में हैं। सड़क हो या कुछ इलाकों में जबरदस्त जलभराव देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें हैं वो चेन्नई की सड़कों की हैं, जहां बारिश के बाद भयंकर जलभराव हो गया है। वाहनों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जगह जगह ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो गई है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भी भर गया है। आपको बता दें, बीते शनिवार से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिली है, जिसके बाद कई शहरों में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। सिटी सेंटर शो में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।